नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। देश पर मर मिटने के जज्बे के साथ सशस्त्र सीमा बल के 13वें बैच के प्रशिक्षु 278 नव आरक्षी एसएसबी प्रशिक्षण अकादमी श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित दीक्षांत समारोह में विधिवत शपथ लेने के साथ एसएसबी का अटूट अंग बन गए हैं। केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र एसएसबी श्रीनगर में सोमवार को 13वें बैच का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मुख्यमंत्री ने एसएसबी के 278 कांस्टेबलों के परेड की सलामी ली। ये दीक्षांत समारोह एसएसबी श्रीनगर के बद्रीश स्टेडियम में आयोजित किया गया था। नवनियुक्त आरक्षियों में सर्वाधिक बिहार से 94, उत्तर प्रदेश से 74, मध्य प्रदेश से 44, उत्तराखंड से 24, राजस्थान से 21, जम्मू कश्मीर से 20 और दिल्ली से 1 जवान हुए एसएसबी का हिस्सा बन गए हैं। इन सभी जवानों ने 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद देश सेवा की शपथ ली। मित्रों, एक सैनिक का पुत्र होने के नाते मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं आज आप सबके समक्ष इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। और जब भी कोई सेना, अभी मैं रतन संजय जी से बात कर रहा था, तो जब भी कोई सेना से संबंधित या हमारे अर्धसैनिक बलों से संबंधित कोई भी कार्यक्रम होता है, तो चाहे जितनी भी व्यस्तता हो, मैं अपने आप को ऐसे कार्यक्रमों में आने से रोक नहीं पाता हूं। मुझे आज इस बात की अत्यंत खुशी है कि आप सभी 278 प्रशिक्षणार्थी अधिकारी आज से इस बल की मुख्य धारा में शामिल होने जा रहे हैं। आपकी जोशीली और बेहतरीन परेड को देखकर आज मैं कह सकता हूं कि आप सब अब केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र एसएसबी श्रीनगर गढ़वाल में सेवा करने के लिए पूरी तरह से। और हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा की 103वीं जयंती के मौके पर सीएम धामी ने उनकी प्रतिमा का माल्यार्पण किया। राजधानी देहरादून के घंटाघर स्थित एमडीडीए कॉम्प्लेक्स में सभी नेतागण पहुंचे और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री और नेताओं ने पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। बताते चलें कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में छात्र राजनीति करते हुए हेमवती नंदन बहुगुणा ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम हासिल किया है। प्रशासनिक क्षमता के मामले में वह निडर होकर फैसले लेते थे और इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज हमें उनसे सीख लेने की आवश्यकता है। हिमालय पुत्र थे और हिमालय जैसे उनके इरादे थे। उनको उनकी जयंती पर सत नमन करते हैं। और निश्चित रूप से जो राजनीतिक क्षेत्रों में जिस प्रकार से प्रशासनिक हो या विकास के मामले हो, उन्होंने एक जो अलग प्रकार का जो काम किया था, वो आज के समय में हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा के कारण भी हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। उस मार्ग का हम लोग अनुकरण करेंगे और उसी मार्ग पर जब हम बहुगुणा जी को श्रद्धांजलि देते हैं तो हम उत्तराखंड के लोग अपना आभार व्यक्त करते हैं, देश के लोग भी आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की अलग से पहचान बनाने वाले नेता थे। हमारे दोनों डिवीज़न, गढ़वाल कुमाऊं, दोनों विश्वविद्यालय, अलग से मंत्रालय, पर्वतीय विकास मंत्रालय बनाना, तो यहाँ पे और जिसमें इंदिरा गांधी संघर्ष किया, इमरजेंसी में पार्टी का विभाजन किया, लोकतंत्र की रक्षा की, और इस क्षेत्र की जनता ने जिस तरह से उनका साथ दिया, हम लोग सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और राज्य बना है जो हमारे आंदोलनकारी उनके सपने पूरे हों। बहुगुणा के चरणों में रहकर ही राजनीति में आने का अवसर मिला था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से जब मैंने शुरुआत की, तो स्वर्गीय बहुगुणा जी के ही हम लोग उनके श्री चरणों में रहकर राजनीति की शुरुआत की थी। और उनके अंदर जो विलक्षण प्रतिभाएं थी, युवाओं के प्रति एक उनका अपार स्नेह, दूसरा प्रशासनिक क्षमता उनकी और संगठन चलाने की क्षमता, ये अपने आप में एक विलक्षण थी। और बहुगुणा जी का सबसे बड़ा ये था कि बहुगुणा जी ने जब भी बहुत स्वाभिमानी से व्यक्तित्व था और उन्होंने जब भी पार्टियां छोड़ी और सत्ता पक्ष को छोड़ा। बहुगुणा जी पर कई बार आरोप लगता था दल बदल का, लेकिन बहुगुणा जी ने कभी सत्ता ज्वाइन नहीं की। बहुगुणा जी हमेशा सत्ता छोड़ कर गए और सत्ता के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान हुए भीतरघात और आगामी उपचुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश संगठन के तमाम नेता मौजूद रहे। इस बैठक में संगठन ने अपनी आगामी रणनीतियों को लेकर तमाम फैसले भी लिए हैं। बैठक में विधानसभा चुनाव में भाजपा को 23 सीटों पर मिली हार को लेकर हारे हुए प्रत्याशियों से चर्चा भी की गई। बैठक के दौरान तमाम प्रत्याशियों द्वारा लगाए गए भीतरघात के आरोपों पर भी चर्चा हुई। इसी क्रम में तीसरे दौर की बैठक प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और प्रदेश मोर्चा अध्यक्षों के साथ की गई। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि पहले दौर की बैठक में दृष्टि पत्र को लेकर चर्चा की गई। साथ ही निर्णय लिया गया है कि 1 महीने के भीतर सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए मई महीने में 15 दिन का बड़ा जनसंपर्क अभियान भी चलाया जाएगा, जिसके जरिए प्रदेश की जनता को 1 महीने की उपलब्धि गिनाई जाएंगी। साथ ही मदन कौशिक ने कहा कि मंडल स्तर के प्रशिक्षण के कार्य पूरे हो चुके हैं, लिहाजा अब जिला स्तर और फिर प्रदेश स्तर के प्रशिक्षण का कार्य किया जाएगा। संगठन प्रभारी और सह प्रभारी 2 दिवसीय दौरे पर हैं। महामंत्री संगठन इस प्रकार के 2 दिवसीय दौरे पर सभी राज्यों में जाते हैं। इसमें हमारे विभिन्न प्रकार के बैठकों का आयोजन हुआ। पहली बैठक हमारे सभी मंत्री, मुख्यमंत्री बैठे, बातचीत हुई और जो हमारा मैनिफेस्टो वो हमारा गीता है, इस आधार पर हम अगले दिनों में काम करना प्रारंभ किएंगे। 1 महीने में जो सरकार ने अच्छे काम किए, मई के महीने में एक बड़ा 15 दिन का जनसंपर्क अभियान लेकर सभी घरों में उन सारे कामों को हम लोग एक जनसंपर्क अभियान के माध्यम से संपर्क करके बताने जा रहे हैं। चाहे वो जो पेंशन बढ़ाने का काम है, चाहे पति पत्नी दोनों को देने की बात है, चाहे 3 सिलेंडर देने की बात है, ये सारा विषय हम जाकर एक बड़ा अभियान चलाकर देंगे। मई के महीने में हमारे जो प्रशिक्षण थे वो मंडल के पूरे हो गए थे, जिलों के बचे हुए थे, वो जिलों के भी हम लोग पूरे करेंगे, बाद में प्रदेश काम करेंगे। चंपावत सीट को लेकर टीम की घोषणा हो जाएगी और चंपावत की सीट बड़े मार्जिन से जीते, इसकी पूरी रूपरेखा हमने तैयार की है और चंपावत में एक पूरी रणनीतिक दृष्टि से सारी योजना रचना बन गई है। इस प्रकार से अभी प्रदेश के जितने हमारे पदाधिकारी है, जिला अध्यक्ष है, उन सब के साथ बैठे थे। 23 विधानसभाओं की अलग से समीक्षा की थी, वो भी कई घंटे चली। आज इनके साथ भी बैठे जो हमारे प्रदेश पदाधिकारी थे। आने वाले समय में और क्या क्या प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं, इस प्रकार का सब लोगों को एक दिशा और प्रेरणा हमें मिली है। अभी चुनाव प्रबंधन के माध्यम से हम लोग बैठेंगे और इस प्रकार से 2 दिवसीय पूरा कार्यक्रम हमारा चल रहा है। और शनिवार और रविवार को बीजेपी मुख्यालय में संगठन स्तर पर कई दौर की बैठकें चली, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष शामिल रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बनाई गई चुनाव प्रबंधन समिति को भंग कर दिया गया है। इसके साथ ही चंपावत में होने वाले उपचुनाव के लिए नई टीम का गठन किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियों में भाजपा संगठन जुटा हुआ है। चंपावत में होने वाले उपचुनाव के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। चंपावत में होने वाले उपचुनाव के लिए सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा को केंद्रीय प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही प्रदेश महामंत्री संगठन को मार्गदर्शक, कैबिनेट मंत्री चरणदास को प्रभारी बनाया गया है, कैलाश शर्मा को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा दीप्ति रावत को सह प्रभारी बनाया गया है। कैलाश गहतोड़ी को संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमने उपचुनाव को लेकर पूरी टीम की आज मैं घोषणा कर रहा हूं। इसमें जो पूरी प्रभारी, पालक प्रभारी के तौर पर हमारी सह प्रभारी श्रीमती रेखा जी रहेंगी और महामंत्री संगठन ये भी इस चुनाव को मार्गदर्शित करेंगे। प्रभारी मंत्री के तौर पर चंदन रामदास जी ये इस चुनाव में रहेंगे। इस चुनाव के प्रभारी कैलाश शर्मा जी रहेंगे और सह प्रभारी के तौर पर राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती दीप्ति रावत जी रहेंगी और इस चुनाव के संयोजक श्री कैलाश गहतोड़ी जी जो वहाँ के पूर्व विधायक हैं वो रहेंगे। तो आज इस टीम की मैं घोषणा कर रहा हूँ। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा 28 अप्रैल से गढ़वाल मंडल भ्रमण पर जा रहे हैं, जहां पर वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। साथ ही चंपावत उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि वो मजबूती से लड़ने को तैयार हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से खास बात की हमारे संवाददाता संदीप नेगी ने।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज हमारे साथ हैं और गढ़वाल भ्रमण का इनका कार्यक्रम है सर। उनकी एक चुनाव भ्रमण आपने किया, गढ़वाल भ्रमण का दौरा है, क्या कुछ दूसरे एक तरह से कार्यकर्ताओं की किसी मजबूती के लिए काम करें? पहले से चुनाव का कोई दौरा नहीं किया, केवल अपनी माँ से मिलने अपने दिया जला मेरा पहला दौरा जो है वो गढ़वाल मंडल से माना जाना चाहिए। और मैं 28 तारीख से इसको कर रहा हूँ, 9 तारीख को इसका समापन है और 28 तारीख से 9 तारीख तक लगातार मैं कार्यकर्ताओं के बीच कर रहूँगा। अलग अलग जगह हमारी प्रत्येक दिन 2 से 3 बैठक के कार्यकर्ताओं के साथ और उनसे सीखना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ क्या दिक्कतें उनको आती हैं, क्या नई परेशानियाँ वो देख रहे हैं और किस तरीके से हम को मजबूत करते हैं। अभी तक देखने में आया था कि जो सिर्फ ऊपर से नीचे को ऑर्डर करते थे, मैं चाहता हूँ कि नीचे से पता चले जमीनी हकीकत खबर क्या है, अलग अलग जगहों की अलग अलग दिक्कतें, तो उन सब चीज़ों को मैं समझना चाहता हूँ ताकि कांग्रेस बेहतर ढंग से आगे काम कर। संगठन का सुधार कह सकते हैं कि जो प्राथमिकता संगठन विस्तार की होगी विस्तार की भूमिका भी इसी में है, क्योंकि जब नीचे के कार्यकर्ताओं में राय मत होगा उसी के हिसाब से संगठन बनाएंगे। चंपावत चुनाव को लेकर क्या क्या कहेंगे, कब तक जो प्रत्याशी का नाम फाइनल हो जाएगा, उसके लिए आपकी बैठक हुई है? आज एक बैठक हमारी बुलाएगी, इसमें सीनियर उस बैठक में भी दूसरे और आने वाले समय में जल्दी हम भी जल्दी करेंगे और सोच समझ के करेंगे। तो क्या लगता है कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि आज बीजेपी के पास फाइनल कर दी कि ऐसा कुछ नहीं है और प्रकार की कहाँ प्रकार की खबरें चल रही है, उन पर विराम लग गया है? देखिए, प्रीतम सिंह जी ने क्यों विराम नहीं लगाया, उन्होंने वोटर्स के खिलाफ एफआईआर करने की बात की है और मानहानि का दावा भी वो कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं चुनाव से पहले से लेकर और चुनाव के दौरान भी और आज भी लगातार कुछ पोर्टल कांग्रेस की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी या किसी अन्य पार्टी से वो लोग पेड़ हैं और वो जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसी खबरें चला रहे हैं जिससे समाज में जनता के बीच में कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बने और हम लोग अब सख्ती से इन चीज़ों में कदम उठाने वाले हैं। बीते दिनों एक बात सामने आई थी कि क्योंकि कुछ जो बड़े नेता हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनकी ओर से भी अफवाहें हैं, युद्ध आई गई, उसको लेकर जांच होगी या फिर जो नेताओं के संग रहने वाले उनने सोचा, नेताओं ने सोचा कि उनके संग कैसे लोग रह रहे हैं, अगर वो बयान कुछ दे रहे हैं इस तरीके की चीजें बात कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज का कहना है कि आने वाले समय में कांग्रेस मजबूत करने के लिए वो गढ़वाल दौरे पर हैं और कहीं न कहीं जो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो उसको लेकर कांग्रेस मजबूत जरूर होगी। राजन के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ इंडिया। और देहरादून से आ रही बड़ी खबर आपको बताएं, कांग्रेस भवन में विधायक प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून भवन में विधायक प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। मेरे बारे में पोर्टलों ने खबर चलाई कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, ये प्रीतम सिंह ने कहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तीनों पोर्टलों के खिलाफ एफआईआर करूंगा और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। ये साफ तौर पर उनका जो लहजा था वो देखा गया। तीनों पोर्टलों के खिलाफ कार्रवाई की बात उन्होंने की है, मानहानि का मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज किया जाएगा। कांग्रेस छोड़कर मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, ये प्रीतम सिंह ने कहा है। मैं 6 बार का कांग्रेस विधायक रहा हूं, मैंने कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं की है, ये भी प्रीतम सिंह ने कहा है। आलाकमान साबित करे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये भी प्रीतम सिंह ने कहा है। साथ ही जिन पोर्टल्स ने इस खबर को चलाया था उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात प्रीतम सिंह ने कही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा आयोजित की गई थी, इसी में बैठकर उन्होंने तमाम बातें अपनी रखी। कुछ दिनों से देखा समाचार पत्रों में भी और खासतौर से जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, उन्होंने मुझसे भी संवाद स्थापित किया और जो उनकी जिज्ञासा थी मेरे बारे में, वो प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछे और मैंने शायद संभवतः आप सबसे कहा कि मैं कांग्रेस का विधायक चुनकर के आया हूं और इस कांग्रेस को मेरे स्वर्गीय पिता गुलाब सिंह जी ने 8 बार विधायक बन करके अपना योगदान देने का काम किया।
उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो चली है। वनों में लगने वाली आग अब शहरी इलाकों तक पहुंच रही है। कुमाऊं हो या फिर गढ़वाल, दोनों ही मंडलों में आग जमकर तांडव मचा रही है। अब सरकार ने नई व्यवस्था करते हुए जिलाधिकारियों को भी जंगलों में लगी आग से निपटने के लिए अधिकृत कर दिया है। जिलाधिकारी अब जिले के वन विभाग की टीमों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने का प्रयास करेंगे और इसके साथ ही विभाग का ऐसा स्टाफ जिनके इलाकों में जंगल नहीं जल रहे हैं या कम आग लग रही है, वहां का स्टाफ अधिक अग्नि वाले स्थानों पर भेजा जाएगा। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिला अधिकारी का फंड भी वन विभाग के कामों में आग बुझाने के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। इसके साथ ही तहसील का स्टाफ भी इस काम में लगाया जाएगा। लगातार विभाग सरकार अलर्ट है और लगातार इसमें पूरे डीएफओज और चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, कंजर्वेटर, हॉफ और स्वयं मैं भी ये पल पल की खबरों के लिए हमने लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें पल पल की खबरें आती हैं और उस हिसाब से मॉनिटरिंग की जाती है। प्रदेश में पहली बार फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए हमने जिलाधिकारियों को भी इसमें अब सम्मत किया है और सारे डीएफओ जिलाधिकारी के साथ कोऑर्डिनेशन से फॉरेस्ट फायर को लेकर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी इस्तेमाल कर सकेंगे ताकि राजस्व कर्मी जो कि काफ़ी तादाद में रहते हैं जिलों में, उनकी मदद भी ली जा सके और वक्त पड़ने पर अगर अचानक इमरजेंसी है तो अनटाइड फंड से भी पैसा उसको दिया जा सके ताकि फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल किया जा सके। दूसरे लगातार विभाग सरकार अलर्ट है और लगातार इसमें पूरे डीएफओज और चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, कंजर्वेटर, हॉफ और स्वयं मैं भी ये पल पल की खबरों के लिए हमने लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें पल पल की खबरें आती हैं और उस हिसाब से मॉनिटरिंग की जाती है। प्रदेश में पहली बार फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए हमने जिलाधिकारियों को भी इसमें अब सम्मत किया है और सारे डीएफओ जिलाधिकारी के साथ कोऑर्डिनेशन से फॉरेस्ट फायर को लेकर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी इस्तेमाल कर सकेंगे ताकि राजस्व कर्मी जो कि काफ़ी तादाद में रहते हैं जिलों में, उनकी मदद भी ली जा सके और वक्त पड़ने पर अगर अचानक इमरजेंसी है तो अनटाइड फंड से भी पैसा उसको दिया जा सके ताकि फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल किया जा सके। इधर काशीपुर में एससी गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज के संस्थान के संस्थापक और पूर्व सांसद स्वर्गीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया की 12वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विधि परिसर के वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर महाराज ने कहा स्वर्गीय एससी गुड़िया विकास के प्रेरणा स्रोत थे। काशीपुर के विकास में उनका अहम योगदान रहा। इस अवसर पर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर अंजन रे ने संस्थान को राज्य सरकार की ओर से प्राप्त 10 एकड़ कृषि भूमि में बायोडीजल प्लांट लगाने की घोषणा की। निश्चित रूप में ये हमें प्रेरणा उन्होंने दी है और बहुत ज़्यादा उनका जो है इस पूरे काशीपुर के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज उनकी हम 12वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं और जो उनके अंदर एक हंस करके और प्रसन्न होकर के जो काम करने का उनका मुद्दा था और जो कहते थे वो करते थे, तो ये एक बहुत बड़ी बात उनके अंदर थी और वो हमें ग्रहण करना चाहिए वो गुण। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल अक्सर चर्चाओं में रहते हैं और इसी तरह एक बार फिर एक वीडियो के कारण गौरव गोयल चर्चाओं में हैं। मेयर गौरव गोयल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मेयर कुछ पार्षदों के लिए विवादित बयान दे रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब मेयर और पार्षदों के बीच विवाद और ज़्यादा बढ़ने की संभावना जाहिर की जा रही है। वीडियो में मेयर कुछ पार्षदों को लुच्चा बताते हुए कह रहे हैं कि वो इन लुच्चों के बीच फंस गए हैं। इसके बाद मेयर कहते हैं कि कुछ पार्षदों की स्थिति इतनी ख़राब है कि वो 1000-2000 रुपये भी लेने के लिए तैयार रहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि 3 पार्षद ऐसे हैं जो कुछ पार्षदों के लिए लेन देन का कार्य करते हैं। बोर्ड की बैठक में एक विवादित लीज की संपत्ति का प्रस्ताव भी पास किया गया है। इस वीडियो में मेयर विवादित लीज की संपत्ति को लेकर कुछ पार्षदों में पैसे बटे हैं ऐसा भी कहते हुए दिखाई देते हैं। हंगामे में सिर में दर्द हो गया। कभी हमारे पिताजी ने दादाओं ने ऐसा काम करा तो इनके लुच्चों के बीच में फंस गया। वास्तव में इतनी बुरी स्थिति है इनकी पार्षदों की, कुछ पार्षदों की तो 5000, 2000, 500, 1000, 2000 रुपये इस कदर पकड़ने के लिए तैयार हैं। कल वहाँ पैसे बटे होंगे रात, वो तो आप कभी आरोप लगाओगे। कल रात वहाँ पैसे बटे होंगे, आज आगे देखो सुबह क्या हंगामा करो। 2-3 पार्षदों की तो इतनी बुरी स्थिति है कि उसमें विवेक चौधरी हो, धीरज पाल हो, राकेश गर्ग हो,
ये पैसे लेने का डीलिंग सारे काम ये करते हैं। ये अध्यक्ष है, पार्षदों के अध्यक्ष है, पैसे लेन देन डीलर है मेन, विवेक और धीरज और राकेश। और शुगर मिल डोईवाला में पिछले कई दिनों से हजारों रुपए का गन्ने का रस नाली में बह रहा है, लेकिन मिल प्रबंधन की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं देने के चलते मिल को काफ़ी नुकसान होने की आशंका है। हालांकि इस मामले में अधिकारी कई तरह के तथ्य दे रहे हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार सच्चाई ये है कि विगत कई दिनों से ये रस इसी तरह से नाली में बह रहा है, जिससे काफ़ी नुकसान जहाँ मिल को हुआ है तो वहीं मिल की रिकवरी पर भी इसका असर हुआ है। कि नाली में जा रही है ऐसे तो मैं स्वीकार नहीं करता हूं, लेकिन हमारे जो पंप्स रहते हैं जो चीनी को उठाते हैं उसको साफ़ करते हैं, उनकी पैकिंग समय समय पे बदलनी पड़ती है और उनसे कभी कभी लीकेज होता है। उस लीकेज के से वो बाहर नाली में ना जाए तो हम उसके लिए गड्ढे बना रखे हैं, जिसको हम मैनुअल फिर वापस उन्हीं में इनलेट में डाल देते हैं पंप के। लेकिन कभी कभी यदा कदा ऐसा हो जाता है कि मैन पावर की कमी की वजह से कि वो साथ में जो उसको गर्म पानी का टावर लगाया चीनी को साफ़ करने के लिए, उसके साथ मिल के थोड़ा बहुत मीठा पानी ओवरफ्लो होके चला जाए, लेकिन वो कभी कभी होता है, निरंतर नहीं होता। और इस तरह का वेस्टेज रोकने के लिए हम भरसक प्रयास करते रहते हैं। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की सख्ती के बाद एमडीडीए के वीसी ब्रजेश कुमार पंत ने एमडीडीए के अधिकारियों, एसडीएम और सीओ मसूरी के साथ मसूरी माल रोड का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने माल रोड को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। एमडीडीए वीसी ने मसूरी माल रोड पर अव्यवस्थाओं को देखकर नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद द्वारा अनियोजित तरीके से विकास के काम किए जा रहे हैं। पालिका प्रशासन की ओर से माल रोड को व्यवस्थित और सुंदर बनाए जाने को लेकर ठोस नीति के तहत काम नहीं किया जा रहा है, जिससे धन की बर्बादी के साथ लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना हो रहा है। उन्होंने मसूरी माल रोड को व्यवस्थित करने का एमडीडीए के अधिकारियों को निर्देश दिया। संत ने कहा कि मसूरी माल रोड में हर 200 मीटर पर शौचालय होना ज़रूरी है, जिससे कि पर्यटकों को दिक्कत न हो। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द शौचालय का निर्माण कराने के साथ पुराने शौचालय को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। शौचालय बनने के बाद उसका रखरखाव मसूरी होटल एसोसिएशन को दिया गया है। वीसी एमडीडी और सभी एमडीडी के अधिकारी, जल निगम के अधिकारियों ने जो है माल रोड का निरीक्षण किया कि जो सौंदर्यीकरण की जो बात हुई थी उस पर उन्होंने जो है धरातल पे देखा है कि कहाँ पे क्या चीज़ें सुधरनी है। और विशेषकर मैंने वीसी साहब से निवेदन किया है कि जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं मसूरी में वो बहुत ख़राब हैं और टूरिस्ट यहाँ पर आता है तो उसको जो है लिटरली वॉशरूम के लिए बैक करना पड़ता है। तो उन्होंने अन्य टॉयलेटों के साथ साथ जो पिक्चरवेल्स की टॉयलेट है उसके लिए भी कहा है कि एमडीडी इसको दोबारा से बनाएगी ताकि वहाँ पर टूरिस्टों को उसकी सुविधा मिल सके। यही नहीं, जो हमारे बस स्टैंड से जो किंगरे की रोड है उसके बीच में भी मैंने निवेदन किया है कि आप जो है यहाँ पर एक टॉयलेट बनाएं। और यही नहीं, यहाँ पर एसडीएम साहब और पुलिस के जो सीओ हैं और अन्य अधिकारी यहाँ पर आए थे और जो भी बॉटलनेक है वो उनसे टैक्सी यूनियन से इनसे बात कर कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे कि जो है समस्या का समाधान हो सके। प्लान ये है कि मसूरी एक बहुत पुराना शहर है और हमारी धरोहर है, ना ही प्रदेश की पूरे देश की धरोहर है। इसमें जहाँ इसमें दिखाई दे रही है कि कुछ कमियां हैं या पैचेज हैं, कोई चीज़ें हैं, उनके रिस्टोर करने की बात है, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं और इसको और थोड़ा स्पेसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे थोड़ा खुला खुला दिखे और पब्लिक फैसिलिटीज़ जितनी हम दे सकते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मुझे लगा कि थोड़े वॉशरूम्स और होने चाहिए, खासकर वुमेन वॉशरूम या लेडीज़ टॉयलेट जरूर होने चाहिए, उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं कि हर 500 मीटर पे कोशिश कर रहे हैं कि वो सुनिश्चित हो कि वो हो जाए। थोड़ी ग्रीनरी और बढ़े, थोड़ा जहाँ गंदगी दिखाई देती है जैसे टूटे हुए डस्टबिन हैं, ट्री गार्ड्स हैं, बेंचेज हैं, पोल्स हैं, इन सबको जितना हम स्पेस दे सकते हैं, जितना हम बढ़िया बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, उस तरफ प्रयास। प्लान ये है कि तो माल रोड में हर 200 मीटर पर शौचालय बनाने के निर्देश दिए गए हैं और व्यवस्थित तरीके से माल रोड को विकसित किया जाए, इस बात की जो निर्देश हैं वो मेयर के द्वारा दिए गए हैं।
बहुत बढ़िया आपका स्पेस ये सर हाँ